आज स्टार्ट करेंगे लाइट की क्लास 3, ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं वो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसके लिए पर्टिकुलर हो। बाकी फिलहाल मैं आर्मी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, बाकी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो क्लास 3 में क्या होगा, क्लास 2 आपने देख ली होंगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, ठीक है। और यह टाइप कर लेना क्लास लाइट क्लास बाय किंगो एजुकेशन क्लासेस डाल लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आर्मी जीडी क्लासेस बाय किंगो एजुकेशन क्लासेस, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। या प्ले लिस्ट चेक कर लेना आप। देखिए यहाँ पे हम जो बात करेंगे, 2 क्लास हो चुकी हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे परावर्तन के बारे में। परावर्तन मतलब प्रकाश से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, प्रकाश से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। कि प्रकाश से हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो परावर्तन है, परावर्तन होता क्या है, परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है, पॉलिशदार तल से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। यह घटना परावर्तन कहलाती है। तो इसका मतलब सर आप कहोगे हमें ये परिभाषा याद रखनी है, आपको परिभाषाएं याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं इसे बोल ही देता नॉर्मली तो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। जब प्रकाश किरण एक चिकने तल या पॉलिशदार तल पे गिरती है तो वापस लौट जाती है, लौटने की यह घटना परावर्तन कहलाती है। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर अगर चिकना या पॉलिशदार तल ना हो तो इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है, प्रकाश का परावर्तन जरूर होता है, कैसा भी तल हो प्रकाश का परावर्तन होता ही होता है, ठीक है। कम हो ज्यादा हो लेकिन होता जरूर है। लेकिन मैंने जो ये वर्ड यूज किए हैं चिकने या पॉलिशदार, ये इसलिए लिए हैं कि इस फिनोमेना को अच्छी तरह से हम इस बात को समझ सकें कि परावर्तन है क्या। इनसे ज्यादातर जो परावर्तन है वो वापस, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वो हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, किरणें वापस लौट जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बन कैसे सकता है आपके लिए, ऐसे बन सकता है प्रकाश का वापस किसी तल से टकराकर वापस लौट जाना कौन सी घटना कहलाती है। तो फिर आगे आपके पास ऑप्शन होंगे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन या व्यतिकरण या विवर्तन, कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके पास होंगे। तो आप इसमें पहचान पाएंगे कि परावर्तन वो घटना कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखो ये कोई तल ले लिया, अब इसको मैं नीचे से पॉलिश कर देता हूं, लाइक अ मिरर हो गया ये। अब देखो ये है, अब इसमें जो चीज कॉन्सेप्चुअल 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उनको समझते हैं बस इस चीज से, बाकी उन क्वेश्चनों को मैं सीधे भी लिख देता लेकिन उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इस पे कोई भी रेज आकर हम डालते हैं, कोई भी रेज आकर डालते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि रेज आएगी और वो वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये होती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक हम काल्पनिक रेखा मानते हैं, ये तो वास्तविक लाइन आई और चली गई, इनके बीच बिल्कुल बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जिसे बोलते हैं हम अभिलंब, अभिलंब
या इंग्लिश में बोलते हैं इसे नॉर्मल। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आई, ऐसे करके आई, यानी कि एंगल आई क्या होगा, ये वाला जो एंगल बनता है ये क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं यहां से कुछ लिखना चाहूं तो जो आई है वो आपतन कोण है। वो क्या है? आपतन कोण है। देखो प्रकाश चैप्टर को कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपसे कुछ रिवीजन क्लासेस भी लूंगा कि क्वेश्चन बनाकर आपको दूंगा और मैं से आपको क्वेश्चन टिक करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आपतन कोण है और ये वाला जो एंगल है जहां से अभिलंब और अपरावर्तित किरण के बीच में एक एंगल बनता है आर, तो जो आर है वो आपका परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। तो अब मेनली चीज हमें यहां से याद क्या रखनी है? हमें याद रखनी है परावर्तन के नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, कि जो आपका एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, वो एंगल आर के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। क्वेश्चन अगर पूछने भी लग जाए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। कौन सा कोण बनता है? परावर्तन। मैं लिख देता हूं यहां पे, आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब, अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, आपतन कोण बनता है। ठीक है, ये मेन है। और आगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है। कौन सा बनता है? परावर्तन कोण। छोटे छोटे पॉइंट तुम्हें आपको याद रखने हैं, बाकी समझ भी गए होंगे ये सब चीजें क्या है। कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण बनता है। आपतन कोण बनता है परावर्तन कोण। मेनली चीज एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सभी पूरा प्रकाश जो आता है, मान लिया अगर इतनी रेज आई हैं तो इसका मतलब क्या, ये सभी रेज वापस चली जाएंगी? जितनी रेज आती हैं सभी वापस चली जाती हैं, जितना प्रकाश आता है वो सभी वापस लौट जाता है। ऐसा नहीं, उसका कुछ परसेंट भाग इस जो प्लेट पर जिस चीज पर आकर गिरता है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, वो चीज गर्म हो जाती है। समझ रहे हो? 100% आता है तो 80% लौट जाता है अच्छे तलों से, 90% तक लौट जाता है, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इसका हमारे जीवन में, परावर्तन का हमारी लाइफ में क्या महत्व है? अगर परावर्तन वाली यह क्रिया ना होती तो फिर क्या होता? मैंने आपको लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, आपको प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम मैंने बनाया था आपको, अल्फा बीटा अल्फा और गामा, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट और दृश्य तरंगें जितनी भी पढ़ाई थी, तो उनमें देखा था कि विजिबल था, दृश्य तरंगें थी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच वो होती थी, तो उसके बीच में ये सब फिनोमेना है। ओके, तो जो इसका मेनली जो हमारी लाइफ में महत्व है वो किसी वस्तु को देखना है। अगर हमें कोई भी वस्तु देखनी है तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु से प्रकाश लौटकर हमारी तरफ, हमारी आंखों में, रेटिना में आता है। समझ रहे हो? यानी अगर प्रकाश आंखों में लौट के ना आता किसी वस्तु से टकराकर तो वस्तु हमें नहीं दिखती। समझ रहे हो? तो इसका डेली लाइफ में या उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है परावर्तन का, वो किसी वस्तु को देखना है, किसी वस्तु को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन तो हटेंगे नहीं, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो तुम्हें यहां से अलग मिल जाए, सब आपको पढ़ा है वो मिलेगा। किसी वस्तु को देखना है मतलब जैसे आप किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी वस्तु को सामने देखना चाहते हैं, जैसे सामने क्या बना लेते हैं, एक ये पेड़ बना लिया, ठीक है, और इस पेड़ को आप देखना चाहते हैं तो क्या होगा,
कि सनलाइट इस पर आकर गिरेंगी, प्रकाश की रेज इस पर आकर गिरेंगी जितनी आनी है, और फिर क्या होगा, ये हमें तभी दिखेगा जब ये रेज इससे टकराकर हमारी आंखों में आ जाए, हमारी आंखों में आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये पेड़ हमें दिखाई नहीं देखा। तो किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों में पहुंचना वो वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तो हमने परावर्तन समझा। अब परावर्तन जो समझेंगे हम विशेष उनसे देखेंगे कि समतल दर्पण से कैसा परावर्तन होता है और गोली दर्पण से कैसा परावर्तन होता है। ठीक है बेटा, इसको मुझे लगा कुछ धुंधला सा दिख रहा है। अब देखेंगे समतल दर्पण से परावर्तन। सिर्फ समतल दर्पण से पढ़ेंगे, गोली दर्पण से नहीं। समतल दर्पण से परावर्तन मतलब इमेजेस जो बनती हैं, इमेज का बनना क्या क्या होते हैं। समतल दर्पण जो आप अपने घरों में देखते हैं, अपनी शरीर को कितना बड़ा बन रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं कि कितनी बड़ी इमेज क्या सब चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो नंबर 1, पहले तो हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। तो समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं, अगर समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप ये खड़े हो गए तो आप इस दर्पण से जितनी दूरी पर होंगे, मान लिया ये 5 मीटर है, 5 मीटर दूर आप समतल दर्पण से खड़े हैं, तो इसका ये पॉलिश क्या हुआ भाग है, इधर से ही दिखेगा आपको सब कुछ। तो आपकी जो इमेज इसमें बनेगी वो समतल दर्पण में 5 मीटर ही दूर बनेगी, 5 मीटर ही दूर बनेगी, 5 मीटर दूर बनेगी। आपकी इमेज इस तरह से बनेगी, आपकी इमेज इस तरह बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, वस्तु की दूरी के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु की। तो वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, मतलब ये u होगी, और इसको v से डिनोट करते हैं, यानी u इजिकल टू v, u इजिकल टू v। वस्तु की दूरी को दर्पण से u से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब u बराबर v। ओके, तो इसमें इमेज बनती कैसी है, ये वाली इमेज वास्तविक बनती है या आभासी बनती है। तो इसमें लिखेंगे समतल दर्पण में, ये सिर्फ समतल दर्पण की बात चल रही है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी इमेज आभासी बनती हैं, आभासी बनती है। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं कि यदि आप, ये दर्पण है, जैसे सामने आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपकी तरफ 20 स्पीड से अगर आऊं तो फिर आपके पास जो इमेज आएगी, दर्पण में सामने खड़े होकर आप देखते हैं, तो आप जितनी स्पीड से चलते हैं तो इमेज आपकी तरफ कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। यदि आप इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता दिखाई देगा। मतलब आप क्या लिख लें, v स्पीड से जाते हैं या s स्पीड से जाते हैं, s स्पीड से जाते हैं तो आपकी तरफ प्रतिबिंब आपका 2s स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 2s स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। तो सीधा सीधा क्या क्वेश्चन बनता है कि दर्पण की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति की स्पीड इतनी है
तो प्रतिबिंब में उसकी स्पीड कितनी होगी या प्रतिबिंब की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। एस स्पीड से जाते इस स्पीड से प्रतिबिंब दर्पण की ओर जाते व्यक्ति का प्रतिबिंब 2s स्पीड से आता दिखाई देगा। ओके, तो मेनली तो वैसे आपके ज्यादातर क्वेश्चन छोटे एग्जाम में तो ये बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक या आभासी। तो आभासी, तो एस स्पीड से जाएंगे आप तो 2s स्पीड से आपकी प्रतिबिंब आता दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट, यदि आप अपनी पूरी प्रतिबिंब में पूरी लंबाई देखना चाहते हैं कि आप कितने लंबे हैं, और मतलब पैर से लेके ऊपर अपने सिर तक देखना चाहते हैं, तो आपको कितने लंबा प्रतिबिंब लेना पड़ेगा, कितना लंबा प्रतिबिंब लेना पड़ेगा। तो आपको अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप 5 मीटर लंबे हैं तो आपको 2.5 मीटर लंबा प्रतिबिंब चाहिए। 5 मीटर लंबे, 5 फीट, ठीक है, या 6 फीट है तो 3 फीट लंबा आपको प्रतिबिंब चाहिए। यानी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, भाई नोट्स टाइप में बना के चल रहा हूं मैं साथ में साथ, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए लंबाई का आधा बड़ा दर्पण चाहिए। आपको फिर अपनी लंबाई का आधा दर्पण चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए आपके जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि इतना बड़ा प्रतिबिंब है तो दर्पण की लंबाई कितनी चाहिए, इतनी स्पीड है, या कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी या वास्तविक, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन और क्वेश्चन कुछ समझते हैं कि ये जो दर्पण है, यदि आप दो दर्पण, अब तो आप सामने एक ही दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, यदि आप दो दर्पणों के बीच में आ जाएं कि एक दर्पण इधर और दूसरा दर्पण इधर, ठीक है, यानी कि उन दर्पणों को कुछ ना कुछ एंगल पे रखा जाए, 90 डिग्री पे कुछ झुका दें या 90 डिग्री से बड़ा कर दें, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब आपके इसमें खड़े हैं तो आपके सामने सिर्फ आपका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। यदि जो आपके दर्पण हैं वो कुछ एंगल पे घुमा दिए जाएं, जैसे तुमने बार्बर शॉप में देखा होगा कि आप अपने सामने और पीछे अनंत अपने वो देखते हैं, फेस देखते हैं कि आगे की तरफ भी बनता चला जाता है और पीछे की तरफ भी बनते चले जाते हैं। तो फिर एक सामने है और एक पीछे है, दो आपके सामने मिरर हैं, तो इसका मतलब दो सामने आपके मिरर हैं, तो उसमें आपको क्या देखना है कि ये दोनों किस एंगल पे रखे हों, मतलब आपकी इमेजों की संख्या उन दोनों दर्पणों के एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आगे हम डाल लेते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगा, बाकी नहीं अगर प्रतिबिंब की संख्या की बात करूँ तो 1 घंटे का लेक्चर उसी में हो जाएगा कि कितने कितने कैसे किस किस तरह से एंगल वो आपकी इमेजों के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो आपके लेवल के हिसाब से बता के चलना है, और बहुत छोटा सा आपको बता दूंगा, ज़्यादा भी उसमें डीप जाना चाहोगे तो बहुत ही आगे मिलेगा आपको। जब वो सामने रखेते हैं, एक ये है दर्पण और दूसरा ये है, और आदमी बीच में हो, इसमें कोई बीच में खड़ा है इसमें, और बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए भाई अब इसके बीच में एंगल 0 है, यदि एक ऐसे करके हो दूसरा ऐसे रख दें, ये M1 है और ये M2 है, तो अब दोनों कैसे एंगल पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ये फिलहाल 0 डिग्री के एंगल पे हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या हेडिंग टाइप में मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 360/θ - 1,
360/θ -1, ठीक है। और एक याद रखना है आपको, 360/θ। अब आप कह रहे हैं कि सर ये -1 का फिर क्या मैटर है, -1 का क्या मैटर है? तो -1 का मैटर है कि जब 360/θ में से घटकर एक सम संख्या आए तो आपको एक माइनस कर देना है। यदि विषम संख्या आती है तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है। सम मतलब इवन नंबर आए और विषम मतलब ऑड नंबर आए तो फिर भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। देखो इसमें भी बहुत आगे कॉन्सेप्ट है कि 360/θ, इसमें भी /θ अगर क्या आता है आगे क्या नहीं आता है, बहुत सी चीज़ें हैं। बस आपको समझना है कि 360/θ सम संख्या आती है तो आपको एक घटा देना, और 360/θ विषम आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, बाकी ये भी चीज़ें डिफाइड करती हैं कि आप प्रतिबिंब को यहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को, या यहाँ पे रख रहे हैं या बीच में रख रहे हैं, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं इमेज के नंबर पे भी, ठीक है। बस आपको आपके लेवल में सिर्फ ये है कि दोनों से समान दूरी पर उस वस्तु को रखा जाएगा। आप ये समझिए कि यदि देखो इनके बीच में थीटा था 0, तो इसका मतलब 360/θ की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0। अब आपको देखना कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ये यहाँ से बनता है कि जब दो दर्पण समांतर रखे हों तो एंगल 0 है, तो इसका मतलब उनकी अनंत प्रतिबिंब की संख्या बनती है। जब आप देखते हैं बार्बर शॉप में तो आप देखते हैं कि आगे पीछे बहुत से इमेजेस हमारी बन रही होती हैं, ठीक है, तो इनफाइनाइट होती हैं। और यदि थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पे इमेज की संख्या इनफाइनाइट होगी। और थीटा 90 डिग्री है तो 360/θ 90, 9 चौक 36, कितना आया 4। तो अब ये कैसी संख्या आई है, सम। तो आपको सम 4 आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है -1, यानी कि आंसर देना आपको 3। समझे आप, मैं ऑर्डर इवन क्या बताना चाह रहा था आपको, ठीक है, क्लियर आपका। तो इसी पे यहीं पे रहने देते हैं क्लास। आपकी जो भी पॉइंट अगर रह गया है, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी हम अगले उसमें क्लास 4th में इसका हम देखेंगे गोली दर्पणों से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर, ठीक है। बाकी उससे अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे रिवीजन क्लास बतौर, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो तैयारी करते रहेगा। ऑल द बेस्ट।